नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। किसान उत्थान कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन किसानों की कहानी दिखाते और बताते हैं जो परंपरागत खेती से हटकर नए तरीके से खेती करते हुए मालामाल हुए और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बने। साल 2014 में जब से मनोहर सरकार सत्ता में आई, तब से किसानों की समस्या को पहली प्राथमिकता दी गई। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेती करने के लिए हर संभव मदद दी जाने लगी और इन्हीं भरोसों के दम पर आज प्रदेश का किसान पहले की तुलना में खुशहाल दिखाई देता है। राज्य की मनोहर सरकार की ओर से किसानों के उत्थान में तमाम हितकारी योजनाएं तो चलाई गई, साथ ही किसानों को आधुनिक और नए तरीके से खेती करने पर भी बल दिया जा रहा है। हालांकि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों के हित में बड़े से बड़ा कदम उठाने में कोई संकोच नहीं किया, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को मिलता दिख रहा है। इसी कारण आज प्रदेश का किसान सरकारी नौकरियों को छोड़ खेती की ओर अपना ध्यान लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात कराते हैं और सफर शुरू करते हैं किसान उत्थान कार्यक्रम का। नौकरी अगर अच्छी हो तो खेती किसानी करने के बारे में भला कौन सोच सकता है। लेकिन प्रदेश में मनोहर सरकार के आने के बाद बदलाव के इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिद और जज्बे के चलते नई राह पकड़ रहे हैं। पिछले कई सालों में आपने ऐसी कई खबरों के बारे में सुना या पढ़ा होगा कि किसान ने इंजीनियर की नौकरी तो किसी ने गूगल की नौकरी छोड़कर किसानी शुरू कर दी है। आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे एक किसान से जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ अपनी पुश्तैनी जमीन पर 4 नेट हाउस लगाकर खीरे की खेती कर रहे हैं। करनाल जिले के गांव छपरिया में एक युवा किसान ने अपनी 45,000 रुपए की सरकारी नौकरी छोड़ नेट हाउस में संरक्षित खेती कर रहे हैं, जिससे इस किसान को काफी अधिक फायदा मिल रहा है। खीरे विभिन्न मौसम के लिए उपलब्ध किस्मों के अनुसार पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। इसी कारण आज ये किसान खीरे की खेती से लाखों रुपए बड़े आराम से कमा रहे हैं। सर मैं पहले हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस करता था। नौकरी मेरी अच्छी थी, 40-45 हज़ार रुपये पर महीना लेता था मैं। और सरकारी जॉब में काम करते करते मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन तो हमारे पास थी ही, तो मेरा दिल में विचार आया क्यों ना मैं भी थोड़ा पारंपरिक खेती से हट के सुरक्षित खेती या आधुनिक खेती की तरफ जाऊँ। तब मैंने सुरक्षित खेती का निर्णय लिया। मैंने एक नेट हाउस लगाया अच्छी। तो मेरे को पहले साल जब मैंने लगाया तो मेरे को काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें हुआ। ठीक है सर। तब मैंने फिर आज मेरे पास 4 नेट हाउस है। मैं 2-3 साल से इसमें ही इन्वॉल्व हूँ अब मेरे पास कम से कम 15-20 और लेडीज़ काम करती हैं या फैमिली है जो मेरे पास ही रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनका भी अच्छे से गुज़ारा चल रहा है। मेरा रुझान तो पहले तो मैं इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद अपने जब मैंने नेट हाउस लगाया और मैंने अच्छा मुनाफा इसमें हुआ, तब मेरा रुझान इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ा। और इसको देखते हुए मैंने पहले 1 लगाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब मेरा विचार अभी मैं 2 नेट हाउस और आगे लगाऊँ। किस तरह से आपने लगाया? कार्य किस तरह से कर रहे हैं इसमें? कार्य तो सर पहले तो आप इसका जो है मैं इसका जो पहले तो इसके बीज की क्वालिटी जो अच्छी होगी वही लगाना चाहिए। अच्छा सीड लगाए तो मुनाफा भी आपको अच्छा ही होगा। मनोहर सरकार एक ओर जहां किसानों को जैविक और आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सहायता राशि यानी सब्सिडी दे रही है ताकि राज्य के किसानों को कोई आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गर्मी के मौसम में अधिकतर खीरे की डिमांड बढ़ जाती है, जिसको लेकर किसान ने 2 साल पहले एक नेट हाउस से अपना ये काम शुरू किया और आज उनके पास तकरीबन 4 के करीब नेट हाउस हैं और आगे 2 और नेट हाउस लगाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस काम से अधिक मुनाफा तो हुआ ही, उसी के साथ संरक्षित खेती कर लोगों को भी रोजगार मिला। संरक्षित खेती का सबसे अधिक फायदा ये है कि इसमें पानी की काफी ज्यादा बचत होती है, क्योंकि इसमें पौधों की जड़ों तक ही पानी पहुंचाया जाता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। आज सारा एनपीके चलते हैं, ड्रिप के द्वारा चलते हैं, सूक्ष्म सिंचाई से। सूक्ष्म सिंचाई से होती है टपक विधि से, और जितना भी खाद अपना जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से दिया जाता है डेली का। और फायदा क्या है सूक्ष्म सिंचाई का? सूक्ष्म सिंचाई का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके 90% 80 से 90% आपका जल की बचत होगी। फ्लड इरिगेशन जो करते हैं उससे 80% आप जल बचा सकते हैं। अभी क्या कुछ कार्य चल रहा है? अभी तो सर
फल की तुड़ाई है, अभी तो और कुछ नहीं है, अभी तो मार्केट का ही देख रहे हैं। मार्केट में क्या रेट जा रहा है? मार्केट का तो सर अभी 15 रुपये 15-16 के आसपास रेट चल रहा है। अगर बात की जाए आपका खर्चा कितना है और बचत कितनी हो चुकी है? जो मैंने अभी तक इस नेट हाउस पे खर्चे किया था, एक नेट हाउस पे मेरा लगाने के बाद जो क्रॉप पे मेरा खर्चा आता है वो 2.5 से 3 लाख के करीब खर्चा आता है। तो मैंने अपना खर्चा कवर करके अब तक 2-2 लाख रुपए इसमें से अर्न कर लिया है खर्चा निकाल के। सब्सिडी भी मिली है कोई? सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से 65 सब्सिडी थी फर्स्ट ईयर, और अब के साल 50%, थोड़ा 15% सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी वापस ले लिया है, और अब 50% फायदा है सब्सिडी इस है। तरफ आने से? बिल्कुल फ़ायदा है। मैं सभी किसान भाइयों को ये कहूँगा कि आप सुरक्षित खेती की तरफ जाएँ। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार, गाँव छपरी। ड्रिप सिंचाई से बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। जितनी पौधों की खुराक उसको उतना ही पानी मिल जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के किसानों से यही अपील करते हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए पानी को बचाएं, ड्रिप सिंचाई को अपनाएं, जिसका असर आज हमें साफ तौर पर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे। साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है, पानी सबसे ज्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे, लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। इसलिए आज तो हमको भले ना लगे, आज हम सोचते हैं पानी फ्री में मिल रहा है, पानी का जितना उपयोग कर लो, लेकिन ये नहीं पता कि अगली पीढ़ी जब आएगी उनको पानी नहीं मिलेगा तो कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। बल्कि कुछ विशेषज्ञों की तो राय यह है कि पानी जिसका उपयोग है उसका भी जिसको कहना चाहिए उसके ऊपर प्रतिबंधित करना चाहिए कि इतना ही पानी उपयोग करो, इससे ज्यादा मत करो। अभी हमारे यहाँ तो अभी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मैडम जो हमने वाटर अथॉरिटी बनाई है, मैडम केशीनाथ अरोड़ा, इनको कहा है कि सारे अध्ययन करने के बाद हमको बताएं कि पानी का उपयोग कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पानी के ऊपर थोड़े चार्जेस बढ़ा दिए जाए, और बाद में जो पानी हम ट्रीट करते हैं उस ट्रीट किए हुए पानी को रीयूज करने का जो रास्ता वो खोलना चाहिए, ताकि जो पोर्टेबल वाटर है, नहर का पानी है, कच्चा पानी है, वो अगर महंगा मिलेगा तो अपने आप बाकी उपयोग में, चाहे खेती होगी, चाहे उद्योग होगा, चाहे अन्य ऐसे उपयोग जिसके अंदर ट्रीटेड वाटर का उपयोग किया जा सकता है, उसका प्रचलन हमको करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो ये है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इन्हीं प्रयासों के कारण आज प्रदेश का युवा भी खेती में काफी अधिक दिलचस्पी दिखा रहा है और आधुनिक खेती कर लाखों की कमाई कर रहा है। मनोहर सरकार खेती में रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे एक और फसल उत्पादन बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और किसानों की आय भी दुगनी होगी। यानी हम कुल मिलाकर ही कह सकते हैं कि एक पंथ कई काज। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि नवीनतम तकनीकों को कृषि में शामिल कर लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ानी होगी। इस कारण सीएम मनोहर लाल समय समय पर किसानों से अपील करते हैं कि प्रदेश का किसान खेती में नवाचार अपनाएं। इसी कारण परंपरागत खेती की बदौलत स्वरूप के साथ नई तकनीक अपनाकर किसान आर्थिक उत्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसान उत्थान कार्यक्रम में नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।